एवरीवन। तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। तो आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो टॉपिक रिलेटेड है राज्यसभा से। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटी से रिलेटेड है। मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिटी के सीरीज एमसीक्यू ये सारे चीज हमने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। और आज का जो ये न्यूज है राज्यसभा से रिलेटेड है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो ये है राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा कौन सी बॉडी है, ये परमानेंट के अपर हाउस है कि लोअर हाउस है, ये तो मैं आपकी पॉलिटी सीरीज में कवर कर दूंगी स्टैटिक रिलेटेड। पर राज्यसभा अभी चर्चे में है क्योंकि अभी फिलहाल इलेक्शंस हुआ है जून में। तो हम लोग ये यहाँ पे देखेंगे कि राज्यसभा का इलेक्शंस कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा हमें नहीं पता होता कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है राज्यसभा का, या राज्यसभा के इलेक्शंस को कैलकुलेट करने का प्रोसेस मेथड क्या होता है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि राज्यसभा अपर हाउस है कि लोअर हाउस है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, जैसे मैंने नाम भी बताया है, संगीता यादव, इंदु, बहुत सारे बच्चे जो आंसर देते हैं। आई होप आप लोग भी जब देखते हो तो आंसर देने की कोशिश करो। और अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो, इस चैनल को देख रहे हो, इसके सारे वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम पे बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप ये थैंक्स बोलोगे जरूर कि हाँ आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है। जितने भी हम एमसीक्यू लाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको कह दिया है कि आप वीडियोस देखो, अगर एमसीक्यू कर रहे हो तो पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके आता है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का ही क्यों ना हो, एसएससी, एमटीएस, सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो प्लीज जाके उसको देखिए। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो है हमारा राज्यसभा का इलेक्शंस। यहाँ पे इलेक्शंस कमीशन ने अनाउंस किया था कि मार्च 2020 में ही राज्यसभा का इलेक्शंस होगा 61 सीट के लिए। लेकिन कोविड 19 पैंडेमिक के कारण इस इलेक्शंस को डिले कर दिया गया था और ये जून में हुआ था। 61 सीट से जिसमें 42 मेंबर तो अनअपोज्ड, मतलब कि 42 मेंबर का इलेक्शन हो गया था, वहां पे इलेक्टेड कराने का जरूरत ही नहीं था क्योंकि वो वहां से एक एक लोग खड़े हुए थे और उनके अपोज में कोई था नहीं। लेकिन 19 ऐसे सीट से जहां पे इलेक्शंस करवाया गया। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करता कौन है, क्या हम लोग करते हैं या कौन करता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप यूपीएससी के कैंडिडेट हो तो आपको पता है कि ओनली का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस पे ओनली जो होता है बहुत गेम चेंजर होता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में दो तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं नॉमिनेटेड, एक होते हैं इलेक्टेड। तो यहाँ पे बोला है साफ साफ कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम विधानसभा भी कहते हैं, जो तो विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही सिर्फ वोट दे सकते हैं राज्यसभा के इलेक्शन से, मतलब जो एमएलए होते हैं, क्योंकि जो विधानसभा होते हैं उनके जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग एमएलए बोलते हैं और एमपी बोला जाता है पार्लियामेंट के मेंबर को। तो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वही दे सकते हैं। याद रखिए राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा के अंदर जो भी मेंबर होते हैं उनका 6 साल का टर्म होता है, मतलब 6 ईयर का टर्म होता है। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो राज्यसभा का होता है वो होता है 250 मेंबर का, लेकिन प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ रखा गया है इस हाउस का वो है 245। देखिए यहाँ पे आंसर भी मिल गया आपको, अपर हाउस से जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था। देखिए 5 सीट जो है रखा गया, जो हमारा पीओ के एरिया है जी, जो सियाचिन ग्लेशियर वाला जो एरिया, जो भी चाइना और इंडिया का विवाद हो रहा है उस एरिया, कल को एरिया अगर भारत के अंदर आता है तो उनको भी तो हमें सीट देना पड़ेगा। तो 5 सीट उनके हिसाब से भी रखा गया है। 250 मेंबर में से 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, जिसमें से 238, 12 मेंबर को अगर आप माइनस कर दो 250 है तो 238 मेंबर जो होंगे रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट और यूटी से, ठीक है। याद रखिएगा जो भी यहाँ पे 238 मेंबर जो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को, वो इनडायरेक्टली होता है। अगर कल को आपको पूछे कि राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली होता है, तो आप याद रखिए यहाँ पे आंसर दीजिएगा इनडायरेक्टली। आप मुझे ये बताइए कि लोकसभा के मेंबर जो इलेक्टेड होते हैं क्या वो डायरेक्टली होते हैं या वो इनडायरेक्टली होते हैं, ये आपको बताना है। राज्यसभा का तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 12 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के उनको नॉमिनेटेड किया जाता है। और कौन नॉमिनेट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। आपके प्रेसिडेंट कौन है ये आप जरूर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है। और ये कहाँ कहाँ से लोग आते हैं जो राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते हैं, कहाँ से आते हैं? साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस। जैसे फिलहाल आप देख सकते हो मैरी कॉम स्पोर्ट्स प्लेयर है हमारी, तो उनको भी राज्यसभा में नॉमिनेटेड किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो याद रखिएगा 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, और उनको कौन नॉमिनेट करता है? हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कल को कोई मेंबर डाई मर जाता है तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मिस्टर ए, वो राज्यसभा के मेंबर थे, इनका 6 ईयर का टर्म था, लेकिन 4 इयर्स कंप्लीट करने के बाद इनका डेथ हो जाता है या इनकी रिजाइन दे देते हैं या कुछ भी, इनको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है।
तो उस समय बाय पोल इलेक्ट किया जाएगा। बाय पोल इलेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ए की जगह अब बी को लाया गया, तो ए 4 साल पूरा कर चुके थे, अब उनका सिर्फ 2 साल था, तो बी जो होता है सिर्फ वो रिमेनिंग जो 2 ईयर है उसी को वो क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बी अपॉइंट हुए हैं तो बी को वापस 6 साल का टर्म दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी वैकेंसी अराइज होती है रिजाइन के कारण, डेथ के कारण या डिसक्वालिफिकेशन, इन 3 कारण में होता है, तो वहां बायपोल कराया जाता है। बायपोल का मतलब है जो रिमाइंडर जितना बच चुका है उसका मतलब टर्म पीरियड, वही टर्म पीरियड को आप कंप्लीट करेंगे, वापस से आपको 6 इयर्स नहीं मिल सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीट दिया जाता है राज्यसभा में, तो फोर्थ शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साफ साफ कहाँ है, एलोकेट करता है राज्यसभा का जो सीट है, जो स्टेट या यूटी को मिलता है, वो किस बेसिस पे मिलता है, वो बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पे मिलता है। दिल्ली एंड पुडु जो असेंबली है उनके मेंबर भी इलेक्ट होते हैं राज्यसभा में। जम्मू एंड कश्मीर भी अब आपको पता है कि 370 आर्टिकल्स जब है ये है, इसको हटा के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है हमारे 2 यूटी नए यूटी बने हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का अभी उस हिसाब से यूटी के हिसाब से तो कुछ असेंबली हाउस नहीं बना है, लेकिन जो पुराने जो असेंबली है वो अपने वर्क कर रहे हैं, तो कल को जम्मू एंड कश्मीर का जो असेंबली अगर वो भी वर्क आ जाता है यूटी में, उनका भी कल बन जाता है, तो वो भी पार्टिसिपेट ले पाएंगे राज्यसभा में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब ये रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा सकता है छोटे छोटे एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे मान लीजिए चेयरमैन पूछा, तो चेयरमैन कौन है आपके, एम वेंकैया नायडू है चेयरमैन राज्यसभा के। और हमेशा याद रखिएगा राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है, क्योंकि साफ साफ लिखा रहता है जो वीपी होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं भारत के, वही ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ द हाउस कौन है, थावर चंद गहलोत। डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस कौन है, पीयूष गोयल। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है, गुलाम नबी आजाद। ये तो मैंने आपको इस तरह से राज्यसभा का बताया। अब आप मुझे लोकसभा का बताइएगा कि लोकसभा में स्पीकर कौन है, ठीक है, सबसे वहां पे स्पीकर होता है। डिप्टी स्पीकर कौन है लोकसभा का, लीडर ऑफ द हाउस कौन है लोकसभा का, ऑपोजिशन ऑफ द हाउस कौन है लोकसभा का। देखिए, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और ये सेशंस के बीच बीच में जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं राज्यसभा में आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन लोकसभा से आपको इंटरकनेक्ट कर रही हूँ, जब आप उसके बारे में फाइंड करोगे तो यहाँ पे इस सीरीज में ना ही राज्यसभा आपका लोकसभा साइमल्टेनियसली दोनों ही टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। और प्लीज ये जो मिडिल में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दीजिए, इससे आपका भी अच्छा होता है और बाकी जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी पता होता है। और प्लीज मैं बोलती हूँ कि ज्यादा हो सके तो एलोबरेट करो, फाइंड करो क्वेश्चन का, क्योंकि जब भी कुछ आप खुद से फाइंड करते हो ना तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्शंस कैसे होता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किया जाता है, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा लेकिन नहीं पता होता है कैसे। चलिए, हम आपको बहुत इजी तरीका से एक एग्जाम्पल में समझाते हैं। मान लीजिए हम राजस्थान का एग्जाम्पल ले रहे हैं। राजस्थान में 200 एमएलए हैं, कितने एमएलए, 200 एमएलए। और राजस्थान में राज्यसभा से 10 सीट दिया गया है, कितने सीट दिए गए, 10 सीट दिए गए। 3 सीट खाली हो गई राज्यसभा में, तो राजस्थान में, तो 3 सीट के लिए वहां पे मतलब कि इलेक्शंस करवाया जाए, तो 200 एमएलए जो है वो 3 सीट के लिए वोट देंगे। अब मान लीजिए कांग्रेस सरकार है, उनका 124 है, 200 एमएलए जिसमें 124 कांग्रेस के ही अपने हैं और ऑपोजिशन आपके 76, ठीक है। तो साफ साफ पता चला जिसकी सरकार है उनके लोग ज्यादा, अगर 3 सीट है तो मोस्टली कांग्रेस के ही लोग ज्यादा इलेक्ट होंगे। तो अगर आप निकालोगे तो 124 कांग्रेस के लोग हैं जिनकी सीट, और एमएलए और टोटल एमएलए कितना है, 200। इसका मतलब 62% चांस है कि कांग्रेस के ही ज्यादातर लोग इलेक्ट होंगे। तो 3 सीट खाली है जिसमें से मान के चलिए कि 2 सीट जो होता है वो कांग्रेस का हो सकता है और 1 सीट मान लीजिए ऑपोजिशन का हो सकता है, मे बी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं और आगे क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये लोग जो वोट देते हैं एमएलए, वो किस हिसाब से वोट देते हैं। तो ये बैलेट पेपर में नाम लिख देते हैं कैंडिडेट का जिनको ये चाहते हैं कि वो लोग जीते। अब ये होता कैसे, साफ साफ और बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको समझाऊंगी, इजी वे में समझिए। एग्जाम्पल देखिए, ABCDE, यहाँ पे 5 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि बी और सी जो है वो कांग्रेस के हिसाब से खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस के एमएलए ज्यादा है, 124 है, तो ज्यादातर तो बी और सी को ज्यादा वोट मिलेगा। तो ज्यादातर लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, कुछ लोगों ने सी को सेकंड दिया, ए को थर्ड प्रेफरेंस। मतलब हर एक कैंडिडेट अपना प्रेफरेंस देगा कि हम किस कैंडिडेट को चाहते हो बनना। तो मान लो यहाँ पे किसी ने बी को बोला कि मैं चाहता हूँ कि बी बने फर्स्ट, और सेकंड पूछा गया कि अगर बी के अलावा आप चाहते हैं तो बोला ठीक है सी को बना दो, बोले सी के अलावा तो 3। तो हर इंसान अपना अपना प्रेफरेंस यहाँ पे लिखा है। यहाँ एक फॉर्मूला होता है वो याद रखिए, जितने एमएलए होते हैं उस राज्य के, जैसे 200 एमएलए राजस्थान के, 200 डिवाइड बाय 3 मतलब कितने सीट सी, 3 सीट होती है, +1।
और +1 कर देते, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 3+1, तो यहाँ पे क्या होगा 50%, 50% +1 मतलब 51। इसका मतलब जितने भी कैंडिडेट जो यहाँ पे खड़े हैं ABCDE, अगर इनके पास 51 लोग इनको वोट देते हैं तो ही जाके ये जीतते हैं। और याद रखिए कि हर एक वोटर जो होते हैं उनके पास 100 पॉइंट होता है। कितना पॉइंट होता है? 100 पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 51 लोगों का वोट चाहिए, मतलब 51 लोग ने वोट दिया, एक एक जो वोटर उनके 100 पॉइंट है, तो 51 के कितने हो गए? 5100। तो मान लीजिए बी जो है उनको 52 एमएलए ने वोट दिया कि भैया हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि बी को ही बनाना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा बी को ही मिला, ज्यादातर लोग ने फर्स्ट प्रेफरेंस अपना बी को दिया। तो 52 लोगों ने अगर बी को दे दिया तो बी के पास कितने वोट हो गए? 5200, क्योंकि 52 एमएलए ने दिया और हर एक एमएलए का कितना वो पॉइंट होता है? 100 पॉइंट। तो 52 एमएलए का कितना हुआ? 5200। तो यहाँ पे बी क्या हो गया? वो जीत हो गया, जीत गया, उसको एक सीट मिल गया। अब यहाँ पे बाकी और 2 सीट है, उनके लिए भी लड़ना है। याद रखिए फर्स्ट राउंड में तो बी सिलेक्ट हो गया, बाकी जो है ACD इनको 51 वो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, जो ई को सबसे कम वोट मिला है क्योंकि 5 प्रेफरेंस मिला है, 5th प्रेफरेंस, तो जिनको सबसे कम मिलता है उनको वहां से हटा दिया जाता है। तो बी तो जीत गया है, ठीक है। ई जो है उसको हटा दिया गया है क्योंकि उसको सबसे कम प्रेफरेंस मिला। अब यहाँ पे मिला, अब यहाँ पे क्या बचा आपका? A, C और D। तो ई को जो वोट मिला था वो वोट को वापस रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा A, C और D को, मतलब वापस से A, C और D में वो वोट को दे दिया जाएगा। अब फिर से मान लीजिए सेकेंड राउंड में A, C और D दोनों तीनों में से किसी को भी 51 एमएलए का वोट मिल जाता है। ए और सी को मान लीजिए 51 एमएलए वोट दे देते हैं, इसका मतलब 51% उनको मिल गया है, 5100 उनको वोट मिल गया, सिंपल बात है। तो जब 51 एमएलए A, C को वोट दे देते हैं, इसका मतलब हमें 2 कैंडिडेट भी अपने मिल गए। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से ए को ही मिला सिर्फ वोट 51 और बाकी सी और डी को 51 नहीं मिला, तो फिर से थर्ड राउंड करवाया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो जब तक ये 3 सीट फुल नहीं होती है तो इस तरह राउंड होता है। वैसे तो 1 या 2 में हो ही जाता है, लेकिन नहीं होता तो 3 और 4 भी राउंड करवाने पड़ते हैं। आई होप मैंने बहुत ईजी तरीका से समझाया। अगर आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, वापस से मैं आपको समझा दूंगी। कोई भी डाउट होता है तो वापस से आप पूछ लेना। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट है या नहीं है। हाँ, राज्यसभा का पोल्स जो होता है वो ओपन बैलेट है, लेकिन एक लिमिटेड फॉर्म तक ही ओपन है। ऐसा नहीं कि ये लोग मतलब जो वोट देते हैं वो लिख के बता रहे कि देखो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हमने किसको दिया, सबको ये नहीं बताते। मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स वो खड़े हैं इलेक्शंस में, तो कांग्रेस और बीजेपी के कोई कुछ वहां पे लोग होंगे, उस पार्टी के ही लोग होंगे, एक एक लोग बैठा दिए जाते हैं। और जब सब लोग वोट देने आते हैं तो जो लोग कांग्रेस की तरफ से दे रहे हैं तो वो कांग्रेस के दिखाते हैं, देखो मैंने अपने ही पार्टी के लोगों को वोट दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ वहां के जो लोग बैठे हैं, एक एक लोग उस पार्टी से बैठते हैं, उनको दिखा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ओपन होता है, पर पूरा नहीं, एक लिमिटेड फॉर्म में होता है। और हाँ, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के लोग अगर कोई बीजेपी कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, इसके लिए पार्लियामेंट पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन पार्टी जो है वो अनऑथराइज एजेंट, वो चाहे तो कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ सकती है, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी जो है उनको, बीजेपी के कैंडिडेट को चाहे तो वोट दे सकते हैं, कांग्रेस की पार्टी पूछ सकती है, लेकिन पार्लियामेंट उनसे, संसद उनसे कोई आवाज या क्वेश्चंस नहीं उठाएगा। वो उनकी मर्जी है वो किसको वोट देना चाहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा आज की क्लास से कि ओपन बैलेट है कि नहीं राज्यसभा, राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताई हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं हमेशा रहती हूँ आपके संग, मतलब आपके जितने भी हो सके आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और जितना हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। सूरज कुमार, सूरज सिंह, अर्जुन सिंह, काफी लोगों ने थैंक्स कहा है, नाइस स्कूल है, काफी लोगों ने, ठीक है। मैं स्पेशली संगीता को ये कहना चाहूंगी, संगीता आई रीड योर, मैंने आपका बहुत पढ़ा है, मैंने आप जो आप लिखते हो कमेंट में, बहुत जो आंसर देते हो बहुत अच्छा होता है। जैसे यूएनसी पे भी आपने आंसर दिया है, बहुत अच्छा दिया है संगीता। आप इसी तरह से करते रहो बच्चा, वी आर गोइंग टू हेल्प यू, जितना हो सके हम सब आपके संग हैं, हम सब सारे बच्चों को हेल्प करते हैं। इसे मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछूं तो उसको प्लीज लिखिए, क्योंकि आप जब लिखते हो तो हम लोग से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। और अगर आप कोई गलत करोगे या मिस्टेक करते हो तो हम वहाँ पे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू, जय हिंद।